Assalamualaikum dear students, welcome in my channel History with Samina. So students, from today I am going to upload the video of all the lectures for class 10, 9 and 8. So today's first video is about the chapter The Rise of Nationalism in Europe for class 10. सो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो देखने के साथ साथ वो अपनी बुक भी हाथ में रखेंगे। जहाँ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आप नोट करोगे बुक पे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। So, if you open your book, at the front page of your book there is an image। एक इमेज है, एक पेंटिंग है आपकी बुक पे, इस पहले चैप्टर के पहले पेज पे। This painting has been made in year 1848 by Frederick Surio। Frederick Surio की बेसिकली 4 पेंटिंग्स हैं, उन 4 पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग आपकी बुक के इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये पेंटिंग अगर आप देखोगे, बेसिकली दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन टू फॉर द होल चैप्टर। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको एक ये मोटिवेशन है। सो इस पिक्चर में क्या दिखा के है, इस पिक्चर में दिखा के है कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ के लोग अपनी अपनी कंट्री के लोगों के साथ लाइन में चल रहे हैं आगे, अपने अपने कंट्री का फ्लैग हाथ में लेके टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगर आप देखोगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ ही एक और लाइन जो है बाहर निकली है, वो लाइन फ्रांस की दिखा के है वहाँ पे, जिनके हाथ में फ्रेंच फ्लैग है, जिसमें है ब्लू वाइट एंड रेड कलर। जो फ्रांस का फ्लैग था एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, तो दैट वाज ब्लू वाइट एंड रेड। बाकी उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद इटली है, उसके बाद आगे आगे बाकी कंट्रीज़ है। तो ये क्या डिपिक्ट करता है, व्हाट डज़ इट शोज़, ये क्या दिखाता है, इससे हमें क्या नॉलेज मिलती है इस पेंटिंग से जो फ्रेडरिक सूरियो ने बनाई है। बेसिकली फ्रेडरिक सूरियो जो है ही हैड अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक ऐसी जो यूरोपियन कंट्री जो थी एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इन द 19th सेंचुरी, ये कंट्रीज़ मोनार्क की रूल के अंडर थी। यहाँ पे किंगशिप था, किंग रूल के अंडर थी, डिफरेंट एम्पायर्स के अंडर थी। तो कौन कौन से एम्पायर से कौन कौन से किंग यहाँ पे रूल कर रहे थे वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उनमें से फ्रांस एक पहली कंट्री थी जिन्होंने मोनार्क की रूल ख़त्म किया। इसलिए यहाँ पे दिखा क्या है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उससे आगे ही फ्रांस के जो लोग हैं वो आगे निकले हैं, यानी कि उन्होंने मोनार्की रूल को ख़त्म किया है और उनके पीछे पीछे यूरोपियन की बाकी कंट्रीज़ भी आ रही है। और ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इनके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स। if you recall your previous classes lecture regarding the French Revolution, थोड़ा आप साथ साथ में रिकॉल करते भी जाओ, आपको थोड़ा याद आएगा कि प्रीवियस क्लास में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रांस में लुइस 16 देन ही डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 3 एस्टेट्स, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फिर टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, हेवी टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग उनके खिलाफ हो गए, लोगों ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, फिर जैकोबियंस आ गए, मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरी आया। तो उसी बेसिकली दैट वाज अ प्रोसेस टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। तो फ्रांस से ही स्टार्ट हो गया एंड दिस फ्रांस बिकेम later on inspiration for other European countries to end the monarchy rule, to go and adapt democratic government and democratic administration। अपनी कंट्री में भी वो मोनार्की रूल ख़त्म करे और डेमोक्रेसी लाए। तो यहाँ पे फ्रेडरिक सूरियो ने दिखाया है जो लोगों का ये स्ट्रगल है, जो ये लोग जा रहे हैं उससे। वो यहाँ ऊपर दिखा के है स्काई में, इसने दिखाया फ्रेडरिक सूरियो ने जीसस क्राइस्ट जो है वो अपने ब्लेसिंग्स लोगों पे भेज रहा है, एंजल्स है, प्रीस्ट्स है, सेंट्स है, वो सब अपने अपने ब्लेसिंग्स लोगों पे भेज रहे हैं कि हम भी खुश है जिसके लिए आप जो करने आप जा रहे हो। और साथ साथ में यहाँ पे दिखा के है जो मोनार्क्स है उनके जो नीचे यहाँ पे आप देखोगे नीचे ये कुछ ढेर जैसे है, तो यही दिखाया है इसने कि उनके जो क्राउन्स हैं, उनके जो रॉयल सिंबल्स है वो ऐसे कचरे के ढेर में है, यानी कि उस सब को हम ख़त्म कर रहे हैं और हम सब एक नई सुबह की तरफ जा रहे हैं, एक नए निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। सो दिस वाज वर्ल्ड वाइड ड्रीम
of Frederick Surio to have a democratic and social republic Europe. So this is also called Surio's utopian vision. Utopian vision means something that cannot be real, यानी कि वो जो सिर्फ हम सोच सकते हैं लेकिन रियलिटी में पॉसिबल नहीं है. रियलिटी में अगर हम इस पिक्चर में देखेंगे कि रियलिटी में ये पॉसिबल है कि कंट्रीज़ ने रेवोल्यूशन लाया, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट बी रियल कि जीसस क्राइस्ट आए एंड ये जो है सेंट्स, दीज अदर रिलीजियस पर्सनालिटीज़ वो ऐसे आए और अपने ब्लेसिंग्स लोगों पे भेजे और उनको बताए कि हाँ अब जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो. बेसिकली ये इस पूरे चैप्टर की एक सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन है फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि वो ये जान सके कि ऐसा क्या हो रहा था यूरोप में, कि ये एक ऐसी पेंटिंग बनाई गई और ऐसा क्या हुआ यूरोप में कि जिन्होंने फिर, अगर वहाँ पे भी मोनार्की रूल था, डेस्पोटिक रूल था, तो लेटर ऑन यूरोपियन कंट्रीज़ बिकेम द एग्जाम्पल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बाकी कंट्रीज़ में भी कॉलोनियल रूल ख़त्म हो गया, डेमोक्रेटिक रूल आ गया, मोनार्की रूल ख़त्म हो गया, हेरिडिटरी रूल ख़त्म हो गया. तो ये सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन था फॉर स्टूडेंट्स कि वो इस पूरे चैप्टर को इंटरेस्ट के साथ पढ़े. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द राइज ऑफ नेशनलिज्म. ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिज्म मीनिंग फीलिंग ऑफ वननेस. तो ये यूरोपियन कंट्री जो थी, यूरोपियन कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मोनार्कीज, इनटू डिफरेंट मोनार्कियल रूल्स, इनटू डिफरेंट किंगडम्स. तो हर एक किंगडम में हर एक अलग अलग मोनार्की रूल कर रहा था. तो ये मोनार्क्स दे वर नॉट गिविंग द प्रॉपर एंड इक्वल राइट्स टू द कॉमनर्स, कॉमन पीपल. तो हर एक कंट्री में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से लोग उनके खिलाफ हो गए, मोनार्क्स के खिलाफ हो गए. तो दिस राइज ऑफ नेशनलिज्म व्हाट इट डिड, इट led the political and social changes not only in one country of Europe but whole Europe, rest later on the other parts of the world as well. सिर्फ इन्होंने ये जो नेशनलिज्म ने सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल चेंज यूरोपियन कंट्रीज़ में ही नहीं लाई, बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता आ गई. और इस राइज ऑफ नेशनलिज्म की वजह से क्या हो गया कि जो मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स थे यूरोप में वो ख़त्म हो गए और नेशन स्टेट्स बन गए, जिनको आज हम एज अ नेशन भी बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं. तो ये सब कैसे आया, ये प्रोसेस कैसे हुआ, ये सब हमें इसमें पढ़ना है. So if you recall of your chapter of your previous class, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर उसको आप थोड़ा रिकॉल करोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब लुई 16 को गिलोटाइन किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, तो उसके बाद जैकोबियंस आके, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, तो एक लोगों में एक यूनिटी आ गई कि हमें किसी एक ऐसे फोर्स के खिलाफ लड़ना है जो एक इंसान नहीं कर सकता. हम सबको एक साथ मिलके उसके खिलाफ लड़ना है, उसके पावर को ख़त्म करना है और पावर को हमें लोगों को देना है. सो ये पावर लोगों के पास होना चाहिए. जो रूल कर रहा है कंट्री में अपनी मर्जी से, हेरिडिटरी रूल से, उसको ख़त्म करके ये पावर्स हमें लोगों में देने हैं. तो लोगों में ये सोच थी, लेकिन लोगों में ये नेशनलिज्म जो है उसको भी डेवलप करना था, ना कि हम एक कंट्री है हमें मोनार्क को ख़त्म करना है. उतना ही नहीं, बल्कि नेशनलिज्म क्रिएट करना था कि हमें इस कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है, डेमोक्रेटिक के साथ साथ फिर हमें इस कंट्री को डेवलप करना है और हर एक की फीलिंग सेम रहनी चाहिए फॉर द कंट्री. दैट इज़ कॉल्ड द फीलिंग ऑफ वननेस, कि हम एक है, हर एक की फीलिंग सेम है फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए फीलिंग सेम है. सो नाउ in this chapter we are now going to discuss about the modern states and nation states. नेशन स्टेट्स तो डेवलप हो गई, लेकिन उन नेशन स्टेट्स को मॉडर्न स्टेट्स में चेंज करना इट वाज ओनली पॉसिबल इफ़ द पीपल हैव नेशनलिज्म, इफ़ द पीपल हैव फीलिंग ऑफ वननेस. अगर लोगों के पास फीलिंग ऑफ वननेस होगी, नेशनलिज्म होगा, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, तो तब ये पॉसिबल था कि नेशन स्टेट्स को मॉडर्न स्टेट्स बनाना, जिसको बाद में एक कंट्री का स्टेटस मिला. तो ये इट वाज नॉट पॉसिबल बाय वन पर्सन. इसमें मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स का रोल था, इसमें लीडर्स का रोल था, सो दैट
sense of common identity can be developed among all the citizens of the European countries. यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनमें एक कॉमन आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करनी है. तो दैट वाज नॉट पॉसिबल बाय वन पर्सन, नॉट बाय वन लीडर. इसमें हर एक का साथ चाहिए. बट it was to create a sense of collective identity among the people, especially in France. क्योंकि France it was the first expression of revolution in Europe. यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रांस पहली एक कंट्री, फ्रेंच एक ऐसी कंट्री थी, पहली कंट्री थी जहाँ पर रेवोल्यूशन आया. तो उन्होंने, वी कैन से दिस नेशनलिज्म एंड और द स्पार्क ऑफ रेवोल्यूशन, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस. सो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल रहा है, लीडर्स के एक्शंस रहे हैं, कॉमन लोगों का सपोर्ट रहा है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थीम ऑफ द चैप्टर. तो हमारे इस पूरे चैप्टर की थीम क्या है? द चैप्टर इज अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो इसकी थीम है द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप. दैट मीन्स कि ये एक पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है जिसकी वजह से नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म आया यूरोप, 19th सेंचुरी यूरोप में. तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट क्लासेस. विद द पैसेज ऑफ टाइम अलग अलग क्लासेस इमर्ज हो गए यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन लोगों ने उनको भी हरा के अपनी कंट्रीज़ को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई. उनमें से हम देखेंगे एरिस्टोक्रेसी क्लासेस, न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म आया, कंजर्वेटिज्म्स वर देयर, रेवोल्यूशनरीज एंड रोमांटिसिज्म. सो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम दो चीज़ें पैरेलल पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे. एक तो इसकी स्टोरी लाइन पढ़ेंगे, स्टोरी लाइन में ये चैप्टर होगा, और साथ साथ में हम इसमें आइडियोलॉजिकल लाइन भी पढ़ेंगे. स्टोरी लाइन क्या है? स्टोरी लाइन मीन स्टोरी लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहले लुइस असेंडेड द थ्रोन, उसके बाद उसने टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया, उसने फिर दिस एस्टेट जनरल बनाए, उसके बाद फिर जैकोबियंस क्लब बन गए, रॉबस्पैरी आ गया, रॉबस्पैरी ने लुइस को पकड़ा, उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद फिर नेपोलियन आया. तो दैट मीन्स कि स्टोरी लाइन में हम पढ़ेंगे वन बाय वन, एक इंसिडेंट के बाद दूसरा क्या हुआ. एक दैट मीन्स कि इसमें कंटिन्यूटी आएगी. हम एक इंसिडेंट के बाद दूसरा इंसिडेंट हो गया, तीसरा हो गया, तो साथ साथ में हम इसमें आइडियोलॉजिकल लाइन भी पढ़ेंगे. दैट मीन्स कि सोसाइटी में डिफरेंट आइडियाज़ के लोग थे, सब नहीं चाहते थे लुइस को ख़त्म करे. देयर वर सम पीपल हु फेवर्ड, हु वर इंटरेस्टेड टू हैव दिस मोनार्की सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. वो मोनार्की में ही बिलीव करते थे. देयर वर सम पीपल जो चाहते थे कि नहीं, हम मॉडर्न लाइंस पे अपनी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे, हम अपनी कंट्री में चेंज लाएंगे, हम कंट्री में एक अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री लाएंगे, बनाएंगे. देयर वर सम पीपल हु बिलीव्ड कि नहीं, हमें एक्शन से काम नहीं लेना है, हमें लोगों को फीलिंग्स के साथ मोटिवेट करना है. तो दीज आर वर सम द आइडियोलॉजिकल लाइंस, यानी कि लोगों के अलग अलग आइडियाज़ क्या थे. तो ये दोनों हम, ये जो मैंने यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म वगैरह जो थे, देवर आइडियोलॉजिकल लाइन है. और जो हम ये पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इटली, कैसे हुआ, क्या हुआ, that is storyline. So now moving towards the French Revolution and the idea of nation, जो मैंने आपको अभी बताया कि idea of nation French Revolution से ही मिला है. यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर रेवोल्यूशन आया है, उसकी इंस्पिरेशन फ्रांस से ही मिली है. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वाज इमर्ज्ड फ्रॉम फ्रांस, जहाँ पे देखा गया द पावर वाज स्नैच्ड फ्रॉम द मोनार्की रूलर्स एंड इट वाज गिवन टू द पीपल. लोगों ने एक साथ मिलके मोनार्की रूल को ख़त्म किया और लोगों के पास पावर आया. लोगों के पास पावर आना मतलब क्या हो गया? लोग इलेक्टेड और चूज्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. दैट मीन्स कि लोगों के पास पावर आया. नाउ इस नेशन का आइडिया तो आया फ्रांस में, लेकिन यहाँ पे एक नेशनलिज्म, कौम परस्ती फीलिंग डेवलप करना लोगों में, दैट वाज अ मेजर चैलेंज. तो उसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज दे टुक सम स्टेप्स इन ऑर्डर टू क्रिएट ए कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल, ताकि हर एक समझे कि आई एम हैविंग सम रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई कंट्री. और मेरी फीलिंग लाइक अगर हम इंडिया की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर का सिटीज़न, तमिलनाडु का सिटीज़न, उत्तर प्रदेश का सिटीज़न, आसाम का सिटीज़न, अपनी अपनी स्टेट में उनको क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अलग है, लेकिन हर एक की फीलिंग कंट्री के लिए सेम है. हम सब कंट्री के फ्लैग को रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करते हैं. दैट मीन्स वी आर हैविंग सेम फीलिंग फॉर अवर कंट्री.
अलग अलग रीजन में हमारा क्या रूल है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या लैंग्वेज है, क्या कल्चर है, वो अलग है, लेकिन कंट्री के रिलेटेड हमारी जो फीलिंग्स है दे आर सेम टू एवरीवन, जितने भी लोग इस कंट्री में रहते हैं। तो वैसी फीलिंग्स लोगों में डेवलप करना विच इज़ कॉल्ड द नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ फननेस, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, ताकि हर कोई अपना अपना रोल प्ले करे फॉर एंडिंग द मोनार्की रूल एंड मेकिंग देयर कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज। सो इसमें चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही, और फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द ओनली, फ्रांस वाज द ओनली कंट्री, फर्स्ट कंट्री जहाँ पे स्पार्क ऑफ रेवोल्यूशन देखा गया। So, how the French revolutionaries created a sense of collective identity among the people. The first one was the idea of La Patrie and L'Estion. What was La Patrie and L'Estion? La Patrie means in French language it means fatherland. जैसे हम बोलते हैं इंडिया में motherland, वैसे ही fatherland. and L'Estion, we are its citizens. हमें इसके लिए एक लड़ना है, कंट्री के लिए लड़ना है. ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग was chosen. सबसे पहले फ्रांस का एक नेशनल फ्लैग चूज़ किया गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बोला, दैट वाज ब्लू, वाइट एंड रेड। उसके बाद इलेक्शन ऑफ स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली वाज फॉर्म रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। जो अगर आप थोड़ा सा साथ साथ रिकॉल भी करोगे नाइन्थ का, जब हमने देखा कि लुई 16, जब वो लुई 16 की जो असेंबली हुआ करती थी, दैट वाज कॉल्ड स्टेट जनरल, जिसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट के, थर्ड एस्टेट के लोग थे, लेकिन सिर्फ जिनको राइट टू वोट था एंड राइट टू स्पीक इन दिस असेंबली फॉर डिस्कशन, वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को दिया गया था वो राइट, थर्ड एस्टेट को नहीं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने सबसे पहले एस्टेट जनरल के जो मेंबर्स है उनको इलेक्शन के थ्रू इलेक्शंस दे वर इलेक्टेड, और एस्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस रखा गया। न्यू हैम्स एंड ऑथ्स वर कंपोज विच कमोमरेटेड द मार्टर्स, जो शहीद हो गए थे ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनको वो श्रद्धांजलि दी गई। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले क्या था, लुइस की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें फर्स्ट एस्टेट वालों को टैक्स नहीं देना होता था, उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे, सेकंड एस्टेट्स के पास अलग प्रिविलेजेस थे, थर्ड एस्टेट वालों को हेवी टैक्सेशन होता था, उनको दे वर्कड एज अ सर्वडम also, they were these peasants, and they had to pay heavy taxation to the Louis and other these religious preachers. तो ये जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, उन्होंने वो सब सिस्टम ख़त्म किया, उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, दैट मीन्स लॉ फॉर एवरीवन एंड इट इज़ इक्वल टू एवरीवन। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड, यानी कि जो इनको टैक्स वगैरह, आपको मैंने अभी बताया कि इंटरनल ड्यूटीज़ मीन्स टैक्स, जो टैक्स देना होता था इनको, वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ख़त्म किया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स रखे गए, वरना पहले अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरिंग सिस्टम होता था, वेटी सिस्टम अलग होती थी, मेजरिंग सिस्टम, कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। डिफरेंट डायलेक्ट्स वर देयर, कॉमन रीजनल डायलेक्ट्स वर देयर, दैट मीन्स कि अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज होती थी, और कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी कंट्री के लोगों के पास कि वो कॉमन लैंग्वेज एक को चूज़ करके एक दूसरे के साथ वो बात कर सके उस लैंग्वेज में। देन फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज टू एवरीवन। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन यूरोप? तो अगर आप फिर से रिकॉल करोगे, जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ये स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद फिर फ्रांस में डायरेक्टरी का रूल आया, देन उसके उसी का फ़ायदा उठा के नेपोलियन ने कॉन्क्योर किया फ्रांस को। तो यहाँ पे नेपोलियन का रूल आया फ्रांस में, तो वहाँ पे फ्रेंच आर्मी जो नाउ फ्रेंच बिकेम अंडर डिक्टेटरशिप आ गई, यहाँ पे डिक्टेटर गवर्नमेंट आई नेपोलियन की, एंड फ्रेंच आर्मी वाज हेडेड बाय नेपोलियन। 1799 में नेपोलियन आया, तो उसके बाद फिर 1804 में उसने अपनी चेंजेस इंट्रोड्यूस की। नेपोलियन के आने से लोग नो डाउट कि उन्होंने रॉबस्पायरी के टाइम फ्रांस में रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई थी, लेकिन फिर बाद में नेपोलियन के आने से लोगों को वहाँ पे एज अ अंडर डिक्टेटरशिप रूल में रहना पड़ा, बट पीपल विलिंगली एक्सेप्टेड इट बिकॉज नेपोलियन ने कुछ ऐसी चेंजेस इंट्रोड्यूस की विच वेयर फॉर द फेवर ऑफ पीपल।
विच वर इन फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमनर्स। तो इसलिए लोगों ने विलिंगली नेपोलियन का रूल एक्सेप्ट किया। सो व्हाट चेंजेस नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड? नेपोलियन introduced some changes which were called civil code of 1804 और नेपोलियन कोड एज वेल। इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। what changes were introduced by Napoleon? First of all, he abolished all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property। दैट मीन जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे फर्स्ट एस्टेट वाले जो है उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे, उनको टैक्सेशन नहीं देना होता था, उनके पास स्पेशल पावर्स होते थे, उनको स्पेशल टाइटल्स दिए गए थे। लेकिन नेपोलियन ने यानी कि उनकी फैमिली में जो जितने भी नेक्स्ट जनरेशन्स आते गए उनको वो सेम प्रिविलेज मिला। लेकिन नेपोलियन के आने से सबसे पहले ही अबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि एवरीवन इज इक्वल। कोई रॉयल फैमिली में पैदा हुआ वो भी कॉमनर ही है, कोई फर्स्ट एस्टेट में फैमिली में पैदा हुआ, सेकंड एस्टेट कम्युनिटी का है, एवरीवन इज सेम, एस्टेट्स वगैरह सब खत्म। ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स उसने सिंप्लीफाई किया। दैट मीन्स कि एक कॉमन लॉ बनाया, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रखी, कॉमन गवर्नमेंट रखी फॉर होल फ्रेंच टेरिटरी। He abolished the feudal system and free peasants from serfdom and manorial dues। अब वो feudal system क्या होता था कि जो ये जो किंग होता था वो फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को रखता था पर्टिकुलर अलग अलग जगहों पे जहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और वो उनके सबॉर्डिनेट्स क्या करते थे, वो वहाँ लोगों के साथ बहुत जुल्म करते थे, उनसे हेवी टैक्सेशन लेते थे, किंग को कम देते थे लेकिन खुद लोगों से ज़्यादा लेते थे। फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, दैट मीन्स कि जो ये उनके चाहे वो फर्स्ट एस्टेट, अगर हम फ्रांस की बात करें वहाँ पे फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट के थे, तो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे देवर लैंडलॉर्ड्स, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी हुआ करती थी, तो ये इन पीजेंट्स को लेते थे और अपनी उस ज़मीन पे वो एग्रीकल्चरिंग कल्टिवेशन करवाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ फोर्सिबल लेबरिंग। हाँ, तो जिसकी वजह से वो उनकी जो लाइफ होती थी, एक तो अपनी ज़मीन पे वो कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे, दूसरा हेवी टैक्सेशन देना है, और तीसरा जो टाइम बच गया वो उनको सर्फ्स बोलते थे, एंड देवर दिस सिस्टम वाज कॉल्ड सर्फडम। तो उनके लैंड पे उनकी ज़मीन पे एग्रीकल्चरिंग करना होता था। और ये मोनरल ड्यूज यानी कि जो उनसे कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं वो हफ्ता वसूली जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो मोनरल ड्यूज वर सॉर्ट ऑफ दैट। तो ये भी नेपोलियन ने ख़त्म किया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस टाउन्स और सिटीज़ में थी। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि हर एक ट्रेडर को, बिजनेसमैन को एसोसिएशन में जाना है, एसोसिएशन बनानी है, तब जाके वो बिजनेस वगैरह कर सकता है, तब जाके उसके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह तक आ सकते हैं। सो दीज रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड बाय नेपोलियन। peasants, artisans, workers and businessmen enjoyed a new freedom। तो इन लोगों ने एक नई फ्रीडम लाइक पीजेंट सर्वडम सिस्टम से ख़त्म हो गए, आर्टिजन्स को टैक्स नहीं देना पड़ा, वर्कर्स को अच्छी कमाई मिली, बिजनेसमैन को गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गए। सो दे एन्जॉयड अ न्यू फ्रीडम। तो इसका आउटकम क्या रहा? बेसिकली जो नेपोलियन का जो रूल रहा फ्रॉम 1799 टू 1815 तक रहा, तो उसमें देयर वर सम पीपल हु वर हैप्पी विद द नेपोलियन रूल, क्योंकि उन नेपोलियन के आने से पहले दे वर लिविंग अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस जो नेपोलियन के आने से ख़त्म हो गए, जो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन देयर वर सम पीपल की जो नेपोलियन के रूल के भी खिलाफ थे, तो देयर वाज द मिक्स्ड रिएक्शन। ये जो द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड, स्पेशली अंडर नेपोलियन। तो इसका आउटकम क्या रहा? इसका आउटकम ये हुआ कि ये जो है नेपोलियन ने स्टार्टिंग में तो ये चेंज इंट्रोड्यूस की, बट ही आल्सो वांटेड टू एक्सपैंड द फ्रेंच टेरिटरी को वो एक्सपैंड करना चाहता था। तो उसके लिए उसने जो अच्छी खासी आर्मी मेंटेन की थी, उस आर्मी को उसमें रिक्रूटमेंट इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि वो बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी कॉन्क्यूर कर सके और फ्रेंच टेरिटरी के साथ मिला सके, वो उन पे अटैक करने के लिए जाता था, जिसके लिए उसको आर्मी की नीड थी। तो देयर वर सम पीपल हु सॉट कि हमें फोर्सिबली लिया जाता है। तो ये नेपोलियन के आने से ये रिएक्शन थी कि जो लोकल्स थे और स्पेशली द कॉमनर्स एंड थर्ड एस्टेट
उनको तो इनिशियली में लगा कि नहीं, हमने एक नई फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, हम जो रिस्ट्रिक्शंस हम पे डाली गई थी वो तो ख़त्म हो रहे हैं, तो अब हम नेपोलियन के आने से ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो लेकिन 1815 में ऐसा कुछ हुआ कि नेपोलियन का डाउनफॉल हो गया। डाउनफॉल कैसे होगा, थोड़ा सा मैं रिकैपिचुलेट करती हूँ स्टोरी को। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद 1799 में नेपोलियन आया, 1804 में फिर नेपोलियन ने सिविल कोड 1804 और नेपोलियन ने कोड इंट्रोड्यूस किया। फिर 1804 to 1815 ही ट्राई टू इंक्रीज एंड एक्सपैंड द फ्रेंच टेरिटरी। फॉर दैट ही फ्रीक्वेंटली अटैकिंग द नेबरिंग कंट्रीज, जिसके लिए उसको पैसों की भी नीड थी, पैसे भी उसमें खर्च होते थे, साथ साथ आर्मी की भी नीड थी। तो 1815 में एक ऐसी बैटल हुई विच इज़ कॉल्ड द बैटल ऑफ वाटरलू, जहाँ पे नेपोलियन का डाउनफॉल हो। For next videos, so stay tuned and like and subscribe my YouTube channel History with Samina. Thank you.